हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? मस्त मौज बहार हमेशा ही होनी चाहिए गाइस। आई होप यू आर इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स एंड एक्साइटेड एंड इग्नाइटेड फॉर टुडेज सेशन। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका सीए फाइनल का पेपर 2 एएफएम का पहले चैप्टर का थियोरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स एज वेल एज आपके केस बेस्ड एमसीक्यूज। तो गाइस, इसमें सबसे पहली चीज जो हम लोग शुरू करेंगे, थियोरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, और इनके आप लोगों को अगर डिटेल्स इनके अगर आपको पीडीएफ एक्सेट्रा चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको ले सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट कर सकते हैं। हियर वी गो, लेट अस स्टार्ट गाइस। सबसे पहले थियरी क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1 फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। ओके गाइस, सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पहला सवाल। हियर वी गो, आइडेंटिफाई की पॉइंट्स दैट मेक ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली सस्टेनेबल। तो गाइस, फाइनेंशियली सस्टेनेबल होने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं देखना। सबसे पहली चीज यार, उसके पास ना मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। अगर एक ही सोर्स ऑफ इनकम, कीप योर ऑल एग्स इन अ सिंगल बास्केट, तो गड़बड़ हो जाएगी। मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम हो। फिर उसके बाद, क्योंकि कहीं भी भाई, जैसे फॉर एग्जांपल वेलिंग का बिजनेस था कि भाई वेल्स को पकड़ के उनको मार के उनसे ऑयल निकालते थे, हैं, वो वाला बिजनेस एकदम से खत्म हो गया जैसे कच्चा तेल मिल गया। ठीक है, लोग बर्फ को स्टोर करके रखते थे जब तक जो है रेफ्रिजरेशन के प्रोसेस नहीं शुरू हुए थे। तो यू नेवर नो, यू हैव टू हैव मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम। आरएनडी भी करते रहो, मोर देन वन वे ऑफ जनरेटिंग इनकम होना चाहिए। डू स्ट्रेटेजिक एक्शन, फाइनेंशियल प्लानिंग रेगुलरली। साथ में फिर हैव एडिक्वेट फाइनेंशियल सिस्टम्स, आपके पास एडिक्वेट फाइनेंशियल सिस्टम्स होने चाहिए। गुड पब्लिक इमेज होनी चाहिए, आपको क्लियर होनी चाहिए अबाउट योर वैल्यू, दैट इज वैल्यू क्लैरिटी होनी चाहिए। और फिर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए। वंस अगेन, मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम, मोर देन वन वे ऑफ जनरेटिंग इनकम। सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही तरीका नहीं, इंटरेस्ट से आ रहा है, डिविडेंड से आ रहा है, कैपिटल अप्रिसिएशन से आ रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अलग अलग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर रखा है। स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो, और फाइनेंशियल सिस्टम्स एडिक्वेट आपके पास होने चाहिए कि भाई कहां से पैसा आएगा, कैसे यूज होगा। पब्लिक इमेज अच्छी होनी चाहिए, वैल्यू आपकी जो है क्लियर होनी चाहिए कि क्या वैल्यू सिस्टम है। और फिर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए आपके ऊपर, यू कैन टेक योर डिसीजंस एज द केस में भी। अब बढ़ते हैं आगे। हियर वी गो guys, a very important question. Explain the concept of sustainable growth rate and state its assumption of sustainable growth model. अगर आपको इतना सवाल आए तो आपको जवाब कितना लिखना है, यहां से लेकर यहां तक का। और अगर आपको आता है हाउ डू यू बैलेंस फाइनेंशियल गोल्स विद सस्टेनेबल ग्रोथ, तो सस्टेनेबल ग्रोथ को ऐसे एक्सप्लेन करके उसके बाद जो है बैलेंसिंग को भी बता सकते हैं, बट सस्टेनेबल ग्रोथ को पहले एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। हियर वी गो। सो गाइस, सबसे पहली चीज, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? रॉबर्ट सी हिगिंस ने इंट्रोड्यूस किया था। और उन्होंने कहा था ये मैक्सिमम ग्रोथ रेट इन द सेल्स है जो कि अचीव कर सकती है एक फर्म, एक कंपनी जो मैक्सिमम कितना ग्रोथ अचीव कर सकती है गिवन फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है जी, दैट इज टू से फर्म का नेट प्रॉफिट मार्जिन, चाहे उनका एग्जिस्टिंग रेवेन्यू से या न्यू रेवेन्यू से। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन को हम लोग जो है ऐसे कह सकते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलता है गाइस? PAT डिवाइड बाय सेल्स। अगर मान के चलें कि ये रेशियो जो है ये कांस्टेंट है। असेट यूटिलाइजेशन, कि भाई जो ये आप अपने असेट्स को यूटिलाइज कर रहे हो, दैट इज टू से असेट्स टर्नओवर रेशियो से सेल्स अपॉन टोटल असेट्स, कि भाई आप अपने टोटल असेट के कितने गुना सेल्स कर पा रहे हो। एंड डिजायर्ड डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड रिटेंशन रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो एग्जिस्टिंग एंड डिजायर्ड, एंड असेट्स टू द बिगिनिंग ऑफ इक्विटी रेशियो, जो भी आपका इक्विटी पीरियड है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, इसी चीज को और एक्सप्लेन करते हैं। तो वेरिएबल्स में क्या है, एक तो नेट प्रॉफिट मार्जिन हो गया, ये रहा नेट प्रॉफिट रेशियो, इनटू टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो, ये हो गया। ठीक है जी, ये आपका टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो। एंड फिर उसके बाद जो है इसको कहते हैं इक्विटी मल्टीप्लायर। ठीक है जी, इक्विटी मल्टीप्लायर किसको कहते हैं? असेट्स टू इक्विटी रेशियो। दिस इनटू टोटल असेट्स डिवाइड बाय इक्विटी, मींस इक्विटी मींस शेयर होल्डर्स फंड्स होता है। तो गाइज ये हमारा जो है ये आ जाता है रिटर्न ऑन इक्विटी। दिस इज इक्वल टू रिटर्न ऑन इक्विटी, इसे कहा जाता है इक्विटी मल्टीप्लायर। ये चीज रॉबर्ट सी हिगिंस ने भी बताई थी, और ये चीज ऑलरेडी ड्यू पॉइंट एनालिसिस में भी जो है बड़ी फेमस है, इक्विटी मल्टीप्लायर। ये सब मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लायर ये सारा चीज करके आपका ROE आ जाता है। ऑल दीज थिंग्स आर टुगेदर ROE। और फिर उसके बाद रिटेंशन रेशियो, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय, अगर आप G निकालो, ग्रोथ निकालो, B इंटू R, B इज रिटेंशन रेशियो। ठीक है जी, रिटेंशन रेशियो, अर्निंग्स रिटेन अपॉन अर्निंग्स, रिटेंशन रेशियो, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर्स, मल्टीप्लाइड बाय ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी।
सो गाइस इस तरीके से जो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं रिटेंशन रेशियो या 100 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो एक ही बात है। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, कंपनी जो है अपनी असेट्स को यूज करके सेल्स जनरेट करती है, उन सेल्स में जितना प्रॉफिट होता है तो टोटल असेट्स के अगेंस्ट कितना प्रॉफिट आया, ये रिटर्न ऑन टोटल असेट्स आ गया। फिर इस टोटल असेट्स में से कितना इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड से कितना जो है हमने अप्लाई कर रखा है, कितना जो है इन्वेस्ट कर रखा है, तो ये हमारा जो इक्विटी मल्टीप्लायर हो गया। और उस हिसाब से हमारा ये मान के चलें अगर कि हमारा डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन रहेगा, रिटेंशन रेशियो या डिविडेंड पे आउट रेशियो मेंटेन रहेगा, नेट प्रॉफिट मार्जिन, टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो, ये सारी अगर मेंटेन रहेंगी तो उस केस में हमारा सस्टेनेबल ग्रोथ रेट जो है वो रहेगा। कहने का मतलब अगर सस्टेनेबल ग्रोथ रेट के assumptions देखें तो क्या assumptions हैं? बिजनेस वांट्स टू मेंटेन इट्स टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर, दैट इज डेट इक्विटी जो है वो मेंटेन करके रखेंगे और कोई नया इक्विटी शेयर्स नहीं इशू करेंगे। फिर अपना टारगेट डिविडेंड पेमेंट रेशियो, जो भी इनका डीपी रेशियो है, डिविडेंड पे आउट रेशियो है, वो मेंटेन करेंगे, तो रिटेंशन रेशियो भी मेंटेन करेंगे और इंक्रीज करेंगे सेल्स। मार्केट कंडीशन जैसे जैसे अलाउ करेगी वैसे वैसे अपनी सेल्स जो है बढ़ाते जाएंगे। ये आपका अगर सिर्फ ये क्वेश्चन आता है सस्टेनेबल ग्रोथ रेट क्या और उसके असम्पशंस क्या है सस्टेनेबल ग्रोथ रेट के, तो ये यहां तक लिख लेंगे। फिर उसके बाद अगर आपको आता है हाउ डू यू बैलेंस फाइनेंशियल गोल्स विद सस्टेनेबल ग्रोथ, तो गाइस इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आप सबसे पहले सस्टेनेबल ग्रोथ रेट को एक्सप्लेन करके फिर बैलेंसिंग फाइनेंशियल गोल्स विद सस्टेनेबल ग्रोथ बताएंगे। तो फाइनेंशियल गोल या फाइनेंशियल टारगेट या ऑब्जेक्टिव ये क्या चीज है? इट इज एन ऑब्जेक्टिव जो कि एक्सप्रेस किया जाता है मनी के रिगार्ड में बताएंगे कि भाई कितनी वैल्यू ऐड करनी है अपने ओनर्स के लिए, मालिकों के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है जी, एग्जांपल है आपको भाई सिंपल सी बात है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आपने पढ़ा हुआ है भाई सर्वाइवल करना है, सर्वाइव करना है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस अवॉइड करना है, बैंकरप्सी अवॉइड करनी है और आपको कंपटीशन को बीट करना है, सेल्स मैक्सिमाइज करनी है, मार्केट शेयर बढ़ाना है, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट चाहिए, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट चाहिए, मेंटेन करना है स्टेडी अर्निंग्स ग्रोथ एज वेल एज डेट को रिड्यूस करना है, फाइनेंशियल रिस्क जो है कम रखना है और मिनिमाइजेशन ऑफ टैक्स सेविंग करनी है, टैक्स हार्वेस्टिंग करनी है। तो गाइस सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट जो है इट इज हेल्पफुल फॉर हेल्दी कॉर्पोरेट ग्रोथ, आपके हेल्दी कॉर्पोरेट ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। This concept forces the managers to consider financial consequences of sales increases as जैसे sales, भाई सिंपल सी बात है, आप अगर रिटेन करोगे तो सेल बढ़नी चाहिए, plain and simple। every company is paying not 100% of its earnings as dividends, so accordingly it is retaining earnings, so its sales needs to increase, its assets will increase, sales अगर रिटेन करेंगे तो assets बढ़ेंगे तो सेल बढ़नी चाहिए। तो set sales growth that are consistent with the operating and financial policy of the firm. Managers should strike balance between growth objectives and the value of sustainable growth. Very important है, आपको मेंटेन करना पड़ेगा बैलेंस किस चीज का कि आपका कितना ग्रोथ करना है। और सस्टेनेबल ग्रोथ जो है अगर आप उससे ज्यादा ग्रोथ चाहते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ से, तो आपको एक्सटर्नल फाइनेंस अरेंज करना पड़ेगा। यू विल हैव टू अरेंज एक्सटर्नल फाइनेंस मोर, बाहर से और फाइनेंस अरेंज करना पड़ेगा। एडिशनल डेट में भी अपने डेट इक्विटी लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो को बिगाड़ना पड़ेगा, मे बी नई इक्विटी जो है और आपको रेस करनी पड़ेगी, वो दैट इज द लास्ट रिजॉर्ट विच इज अगर आपको सस्टेनेबल ग्रोथ रेट से ज्यादा कमाना है तो अगर इफ यू हैव गॉट वेरी गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन दैट केस। सो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज शुड नॉट ओनली बी मेड फॉर द करंट स्टेक होल्डर्स बट ऑल्सो फॉर फ्यूचर स्टेक होल्डर्स। भाई सिंपल सी बात है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना कि भाई हमारी जो रिसोर्सेज है उसको अच्छे से हम डिस्ट्रीब्यूट करके चलें। एक्चुअली क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक फ्यूल इंडस्ट्री की बात करते हैं, इनके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इनकी क्वांटिटी नेचुरल रिसोर्स है लिमिटेड है, तो इसका जुडिशियल यूज बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इन्होंने सेफ फ्यूल कैंपेन किया। ये डीमार्केटिंग कैंपेन है, लेकिन ये क्या चीज है, ये ऐसी ग्रोथ स्ट्रेटजी है कि भैया कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल करोगे तभी हमारा अक्रॉस जनरेशन जो है बिजनेस रहेगा और स्टेबल ग्रोथ स्ट्रेटजी अडॉप्ट होगी। ऑयल इंडस्ट्री ने ये सबने कंसेंसस से फॉलो किया हुआ, इसके एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं कि लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वाइवल ओवर द ईयर्स हो सके, नहीं तो अगर फ्यूल सारा यूज हो जाएगा तो फिर बिजनेस कल को क्या करेंगे। Sustainable growth cannot be achieved without weighing the twin aspects of growth strategy and capability। देखो सिंपल सी बात है, आपकी ग्रोथ की स्ट्रेटजी जरूरी है, साथ में आपकी कैपेबिलिटी कि आप उनको किस हिसाब से असेट्स को यूटिलाइज कर पाते हैं। अगर एक कंपनी के पास ग्रोथ स्ट्रेटजी है, अच्छी स्ट्रेटजी है, लेकिन उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास मनी नहीं है, उनके पास वो जो है दे कैन नॉट अरेंज मनी मशीन मटीरियल एज द केस में, तो इन दैट केस लॉन्ग टर्म ग्रोथ इज इम्पॉसिबल। और रिवर्स भी ट्रू है कि आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर है तो भी कुछ नहीं हो सकता।
तो सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल इज पर्टिकुलरली हेल्पफुल इन सिचुएशन जहां बोरोवर जो है एडिशनल फाइनेंसिंग अगर लेना चाहता है, नीड फॉर एडिशनल लोन्स क्रिएट्स रिस्की सिचुएशन ऑफ टू मच डेट। अगर आपने बहुत ज्यादा डेट ले लिया या बहुत कम इक्विटी लिया तो भी ऑब्वियसली आपको यस ग्रोथ तो बढ़ जाएगी लेकिन फाइनेंशियल रिस्क बहुत होगा और सस्टेनेबल ग्रोथ क्या इवन इंसॉल्वेंसी भी हो सकती है। आइदर एडिशनल इक्विटी मस्ट बी रेज, या तो नया इक्विटी लो या बोरोवर को जो है रिड्यूस करना पड़ेगा आपका रेट ऑफ एक्सपेंशन दैट मे बी सस्टेन विदाउट इंक्रीज इन फाइनेंशियल लीवरेज। आपको फाइनेंशियल लीवरेज डेट इक्विटी रेशियो को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है। मैच्योर फर्म्स जो है, जो कंपनी, भाई देखो अलग अलग स्टेज होती है ना लाइफ साइकिल में, जैसे तो कंपनी या फर्म्स जो मैच्योर हो चुकी हैं, काफी साल से जो है ग्रो हो चुके हैं, एक लेवल आ गया है, तो उनका एक्चुअल ग्रोथ रेट अक्सर लेस देन द सस्टेनेबल ग्रोथ रेट होता है। क्यों? व्हाई देयर इज एक्चुअल ग्रोथ रेट? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमसीक्यू भी बन सकता है इसका कि सस्टेनेबल ग्रोथ रेट से कम हो रहा है बिकॉज मैनेजमेंट जो है अपने कैश फ्लोज जो भी इनके पास बचते हैं वो हो सकता है एक्सेस कैश फ्लोज शेयर को बाय बैक करने के लिए या डिविडेंड्स देने के लिए जो है, या डेट बर्डन को रिडीम करके रिड्यूस करने के लिए, डेट इक्विटी फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो को रिड्यूस करने के लिए और इंक्रीज करना चाहिए करने के लिए कि भाई हमारे पास जो है अर्निंग्स लिक्विड एसेट्स थोड़ा थोड़ा लिक्विड फॉर्म में रहें, तो उस हिसाब से जो है ये कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली ये फर्म्स जो है चाहे तो एक्चुअल ग्रोथ बढ़ाने की भी कोशिश कर सकते हैं, किस हिसाब से ग्रोथ कंपनीज की एक्विजिशन करके, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस करके कि भाई लेट्स एक्सपैंड थ्रू दिस प्रोसेस एज द केस में भी। अब बढ़ते हैं आगे। Okay guys, एक क्वेश्चन आता है, what do you mean by corporate level strategy? Explain the three basic questions corporate level strategy should be able to answer. ये तो basic strategic management intermediate level का ही क्वेश्चन है। basic corporate level strategy होती क्या है? Fundamentally it is concerned with selection of कौन से बिजनेस करोगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलायंस है, भाई ओके हम जो है वी आर इनटू ऑयल एंड गैस, यस वी आर इनटू, नाउ लेट्स वेंचर इनटू यू नो टेलीकॉम, लेट्स वेंचर इनटू रिटेल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। किन बिजनेस में हमें रहना है? द कंपनी शुड compete in development and coordination of portfolio businesses. Now they have not decided कि हमें जो है इसमें एयरलाइंस में होना है, no they don't want that, तो it's their wish कि भी कंसर्न कि बिजनेसेस किस बिजनेस में compete करें, डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेसेस। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी जो है किस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स करे। नंबर एक सूटेबिलिटी, वेदर ये जो स्ट्रेटजी है, जो उनकी स्ट्रेटजी है, ये पूरी कॉमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के, भाई नॉट फॉर अ पर्टिकुलर एसबीओ, नॉट फॉर एक पर्टिकुलर सेगमेंट, एंटायर, whether the strategy would work for the accomplishment of common objectives of the company, number one. Number two, feasibility determines किस तरह के resources आपको formulate करने के लिए, implement करने के लिए strategy चाहिए होंगे, दूसरा सवाल। और तीसरा acceptability, ये concerned है कि stakeholders की satisfaction financial भी हो सकते हैं, non financial भी हो सकती है, acceptable होने चाहिए as the case may be। अब बढ़ते हैं आगे। Guys, next question, in the current scenario of globalization and growth इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत है आज के डेट में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीएफओ हैव ड्रास्टिकली एक्सपेंडेड। यस, पुराने जमाने में क्या होता था, ट्रेडिशनली मेन रोल सीएफओ को क्या होता था, भैया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयरहोल्डर्स करना है। किस तरीके से? आप फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देखो, कहने का मतलब इंप्लीमेंट करो एडिक्वेट फाइनेंशियल कंट्रोल्स, प्लेन एंड सिंपल, अच्छा से इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन, प्लेन एंड सिंपल, ठीक है जी। और आज की डेट में लेकिन इट्स नॉट दैट सिंपल। टुडे ऑर्गेनाइजेशन, भाई ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है, तो इंटरनेशनल मर्जर्स एंड एक्विजिशंस चल रहे हैं, फाइनेंस के इतने तरह के जो है नए नए टूल्स आ गए हैं, इंडियन कंपनीज जो है बाहर से भी फाइनेंस अरेंज कर पा रही हैं, डेट के थ्रू भी और थ्रू डिपॉजिट रिसिप्ट्स, ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट्स, अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट्स एंड व्हाट नॉट। तो इन द रीसेंट टाइम्स ग्लोबलाइजेशन की वजह से ग्रोथ इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, आज की डेट में देखो ना शेयर्स कैसे खरीदे बेचे जा रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से, है जी। इतनी सारी एक्सचेंजेस जो है सारी की सारी जो है आईटी को यूज करते हुए कर रहे हैं, एंड देन जो है फॉरेन करेंसी कितनी इजीली ट्रांसफर हो रही है ना। तो पैंडेमिक सिचुएशन को भी देखने के बाद their range of responsibility have drastically expanded, driven by complexity, changing expectations. Nowadays अब जो है ये ट्रेडिशनल रोल के साथ साथ, in addition to the fulfilling of the traditional roles relating to governance कर रहे हैं, compliances कर रहे हैं, controls कि भैया various taxation, finance, जो financial institutions हैं, legal जो भी formalities हैं, सबको वो करते हुए उसके साथ में business ethics as a part, CFO is also expected to contribute support in strategic and operational decision making. बहुत सारे aspects और ऐड हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं आज के डेट में जो CFOs हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर रहे हैं, मर्जर्स एक्विजिशन, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में हेल्प कर रहे हैं, और एनवायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस फाइनेंसिंग, ESG फाइनेंसिंग में भी हेल्प कर रहे हैं। लेट अस स्टार्ट, हियर वी गो। फर्स्ट देखो भाई रिस्क मैनेजमेंट क्या चीज है? आप देखो अलग अलग तरह के रिस्क आज की डेट में, ऑपरेशनल रिस्क, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, दिस फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क। तो CFOs को देखना पड़ेगा ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
नेक्स्ट, उसका सप्लाई चेन मैनेजमेंट है जी। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या है भाई, आज की डेट में पैंडेमिक के बाद जो है इनको इट्स दे हैव टू सी, जो सीएफओज है वो चैलेंज देख रहे हैं टू मेंटेन सस्टेनेबल ग्रोथ। सीएफओज को देखना पड़ेगा कि भाई कैसे फाइनेंस जो है आप अरेंज करें ताकि फाइनेंशियल वायबिलिटी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। एक्चुअली क्या है, देखो भाई इवन कई चीजें जो है चाइना से इंपोर्ट होनी बैन हो गई हैं अभी। पोस्ट पैंडेमिक कंडीशन चाइना के साथ रिलेशंस और थोड़े खराब हो गए हैं, वर्ल्ड ओवर के हो गए हैं, और जो है चाइना पे डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश वहां पे, नो डाउट्स अबाउट इट, कॉस्ट इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा है, लेकिन स्टिल अल्टीमेटली जो है उनकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर जो हमारी इंटरनल कैपेबिलिटीज जो है काफी कम होती जा रही है। इवन नॉट ओवर एयर, यूएस इज ऑल्सो ट्राइंग टू डू द सेम, सेल्फ डिपेंडेंसी और एल्स डिपेंडेंसी अदर देन चाइना करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन दिस केस जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे करनी है वो भी आपको जो है सीएफओस को देखना पड़ रहा है। फिर मर्जर्स, एक्विजिशन, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, सिंस इन रीसेंट पीरियड टू मेंटेन द ग्रोथ एंड कैप्चर मार्केट शेयर देयर हैज बीन स्पेट इन मर्जर्स, एक्विजिशन, एंड हेंस द रोल ऑफ सीएफओ हैज बिकम मोर क्रूशियल। अब सिंपल सी बात है भाई, इंटरनेशनल मर्जर्स एक्विजिशंस बहुत हो रहे हैं, बहुत सालों से हो रहे हैं, डिकेड से हो रहे हैं भाई। टाटा ने कोरस को एक्वायर किया, हिंडाल्को ने नोवेलिस को एक्वायर किया, तो लॉट मेनी, और ये सिर्फ इंडियन एग्जांपल्स क्यों बोले कि इंडियन कंपनी ने बाहर की एक्वायर की। यूएस की क्राफ्ट फूड्स ने जो है कैडबरीज को एक्वायर किया, जो कि आज की डेट में मॉन्डलीज के नाम से क्राफ्ट फूड्स का नाम बदल गया है एज द केस में भी। तो अकॉर्डिंगली रोल ऑफ सीएफओस हैज बिकम मोर क्रूशियल बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। भाई सिंपल सी बात है, अब वहां से यूएस से वो अफ्रीका और एशिया में एंटर करना चाह रही है, क्राफ्ट फूड्स उनका सप्लाई चेन देखना चाह रही है, लेना चाह रही है कि भाई उनके अपने प्रोडक्ट जैसे ओरियो बिस्किट वो लोग बनाते थे, क्राफ्ट फूड्स बनाते थे, तो उन्हें कैसे यहां पर बेचा जाए, कैसे यहां पे भाई कैडबरीज का बहुत अच्छा सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं, इन्हीं को एक्वायर करके इनके थ्रू अपनी प्रोडक्ट रेंज भी बढ़ाएंगे और इनके प्रॉफिट्स भी हमारे में मर्ज हो जाएंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो एनी एरर इन देम कुड लीड कोलैप्स टू द होल ऑफ द बिजनेस। ईएसजी, फाइनेंसिंग। अब देखो यही अगर मैं मर्जर एक्विजिशन में बात बोलूं, भाई माइक्रोसॉफ्ट ने भी तो एक्वायर किया था नोकिया को, और बर्बाद, देखो अपने पैसे बर्बाद किए, नोकिया तो ऑलरेडी बर्बाद हो ही गई बेचारी। तो ईएसजी फाइनेंसिंग विद द इवॉल्विंग ऑफ द कांसेप्ट ऑफ ईएसजी, देयर रोल हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग टू, भाई आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ ये मत देखो कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस करना है, आज की डेट में आपको एनवायरमेंट को भी देख के चलना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इतने सारे पेड़ लगा रखे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इतने सारे फलों का जो है बाग लगा रखे हैं, आम वहां से बहुत ज्यादा बन रहे हैं, इतना ज्यादा कार्बन क्रेडिट्स वो लोग ले रहे हैं, साथ में जो है एनिमल्स की भी जो है देख रेख कर रहे हैं, एंड सो ऑन, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट दे आर डूइंग। तो ईएसजी, Thus, from the above discussion, it can be concluded today CFO का role जो है is taking leadership role in value creation for the organization, that is and that too on sustainable basis for a longer period of time. Now, next. दिस डिसीजन, कौन सा डिसीजन, देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मेनली जो है तीन डिसीजन होते हैं, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक फाइनेंसिंग डिसीजन, एक डिविडेंड डिसीजन। ये कौन से डिसीजन की बात कर रहा है? दिस डिसीजन डिटरमाइंस द डिवीजन ऑफ अर्निंग्स बिटवीन पेमेंट्स, कितनी शेयर होल्डर्स को करनी है, कितना डिविडेंड्स पे करना है, और कितना री इन्वेस्ट करना है या रिटेन करना है। तो अर्निंग्स रिटेन वर्सेज अर्निंग डिस्ट्रीब्यूटेड कौन सा डिसीजन होता है? डिविडेंड डिसीजन होता है। ये कौन सा डिसीजन है जी? दिस डिवीजन ऑफ अर्निंग बिटवीन पेमेंट टू शेयर होल्डर्स एंड री इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड डिविडेंड्स डिसीजन। व्हाट अदर डिसीजंस, और कौन से डिसीजंस होते हैं? सिंपल सी बात है भाई, फाइनेंसिंग डिसीजन है, कहां से फाइनेंस अरेंज करना है, कितना डेट, कितना इक्विटी, ठीक है जी, ये चीज आपने देखनी है। फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, भाई प्रॉफिटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हो, आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट, कैपिटल प्रोजेक्ट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करो, इवन शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करो। फ्यूचर बेनिफिट जो है वो आपको देखने पड़ेंगे, असेस करने पड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपको जो है डीसीएफ इवैल्यूएशन भी करनी पड़ेगी, रिस्क है उसमें, रिस्क अनसर्टेनिटी को भी जो है कंसिडरेशन में रख के अपनी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट लो, या अपने कैश फ्लोज को जो है एज द केस में भी रिस्क एडजस्ट करके सर्टेन कैश फ्लोज निकालो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इवैल्यूएट करो इन रिलेशन टू कि भाई किस हिसाब से हमारे लिए ये प्रोजेक्ट जो है वाइबल है या नहीं है, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रिस्क एज वेल एज द रिटर्न। फिर पोर्टफोलियो डिसीजन, वैसे ये भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन का ही पार्ट होता है। ये इसमें क्या आप इवैल्यूएट करोगे इन्वेस्टमेंट्स की भी किस हिसाब से, एग्रीगेट, सिंपल सी बात है, आप डोंट कीप ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट, एक तरह का बिजनेस मत करो, आप एंटायर कॉर्पोरेशन जो है की परफॉर्मेंस देखो। आप जो आइसोलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट का नहीं, अब एक का दूसरे के साथ, अब जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस जियो है, रिलायंस जियो जो है अपने नेटवर्क के यूज करके इवन रिटेल को भी बढ़ावा दे रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है जी। एंड जियो जो है जियो मार्ट्स खुल रहे हैं, एंड लॉट भाई डिलीवरी सिस्टम भी अब शुरू हो रहा है एज द केस में भी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड
These are the important questions of your chapter 1 financial policy and corporate strategy. Okay guys, financial policy and corporate strategy के केस बेस एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं. गाइस कभी भी बड़ा केस बेस एमसीक्यू दिखे तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लो. प्लेन एंड सिंपल, देखो एक ठीक ठाक सा बड़ा पैराग्राफ है, रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ रेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, भाई सिंपल सी बात है, रॉबर्ट सी हिगिंस ने बनाया था. भाई सिंपल सी बात है. हम अगर इसके थियरी के क्वेश्चन आंसर देखते हैं तो एसजीआर का कॉन्सेप्ट वॉज डेवलप्ड बाय, किसने कॉन्सेप्ट बनाया था? रॉबर्ट सी हिगिंस. प्लेन एंड सिंपल. भाई हैरी मार्कोविट्स ने तो मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी बताई थी. विलियम शार्प ने कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल बताया था, शार्प सिंगल इंडेक्स मॉडल बताया था, ठीक है ना. ब्लैक शॉल्स मॉडल जो है ऑप्शन प्राइसिंग का मॉडल है. तो सिंपल सी बात है, ये इसका डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट रिप्रेजेंट्स, देख लेंगे अभी ऑप्शंस, ठीक है. रेट एट विच द कंपनी कैन ग्रो एट बाय इशूइंग मोर इक्विटी, नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं. मैक्सिमम रेट ऑफ ग्रोथ इन सेल्स दैट कैन बी अचीव्ड विदाउट बोरिंग एडिशनल फंड्स, बिल्कुल ठीक है यार. आपको सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का फंडामेंटल यही होता है कि आप बिना एडिशनल बोरिंग जो है, आप कैसे एडिशनल फंड्स जो है बाहर से एक्सटर्नल फाइनेंस अरेंज किए बिना आप कितना हायर कर सकते हैं, कितना जो है अरेंज कर सकते हैं, कितनी अर्निंग कर सकते हैं, वो आपका सस्टेनेबल ग्रोथ रेट होता है. बिल्कुल ठीक बात है. नेक्स्ट, फिर मैक्सिमम ग्रोथ रेट जो ये हो गया था, द ग्रोथ रेट डिटरमाइंड बाय द मार्केट डिमांड ऑफ XYZ प्रोडक्ट, ये कंपनी का नाम है कि भाई मार्केट डिमांड, नहीं भाई ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा. मैक्सिमम रेट ऑफ ग्रोथ इन सेल्स दैट कैन बी अचीव्ड विदाउट बोरिंग एडिशनल फाइनेंस, आप एडिशनल एक्सटर्नल फाइनेंस अरेंज किए बिना कर सकते हो. द रेट ऑफ ग्रोथ इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स से जो डिटरमाइन होता है, नहीं वैसे ये इसका ऑप्शन बी है. बाकी अभी पढ़ेंगे हम लोग. अकॉर्डिंग टू द केस सिनेरियो द रिस्क एसोसिएटेड विद ग्रोइंग टू क्विकली, भाई केस सिनेरियो देख के हमें देखना पड़ेगा कि रिस्क एसोसिएटेड विद ग्रोइंग टू क्विकली क्या है, देख लेंगे. कंपनी माइट नॉट बी एबल टू रिटेन कॉम्पिटेंट स्टाफ, ऐसा तो कुछ होता नहीं है कि ग्रोइंग टू क्विकली से कॉम्पिटेटिव स्टाफ आपका रिटेन नहीं होगा, कोई सेंस बनती नहीं. वैसे कंपनी कुड फेस लिक्विडिटी इश्यूज ड्यू टू ओवर एक्सपेंशन, यार ये वाली चीज तो होती है, एक्सपेंशन बहुत ज्यादा जल्दी हो रही है तो क्विकली तो लिक्विडिटी इश्यूज तो आ ही जाते हैं. कंपनी का स्टॉक प्राइस माइट डिक्लाइन, देखो भाई क्विकली ग्रो करने से ऐसा होता है, भाई ग्रो करते हैं शेयर का प्राइस भी, ये तो अजीब सी बात हो गई. इट को रिड्यूस द कंपनीज मार्केट शेयर, मार्केट शेयर क्यों रिड्यूस होगा, ग्रो कर रहे हो क्विकली, तो अभी तक तो यही लग रहा है. बाकी एक बार देख लेंगे, लग तो यही रहा है एज सच, देख लेंगे. Anyhow, which of the following हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्विन कॉर्नर स्टोन्स आर नेसेसरी फॉर XYZ लिमिटेड टू अचीव सस्टेनेबल ग्रोथ. XYZ के लिए सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए क्या क्या चीज चाहिए? मार्केट कंडीशंस एंड कंपटीशन, भाई मार्केट वो देखना पड़ेगा अभी हम लोगों को लिए. ग्रोथ कैपेबिलिटी एंड ग्रोथ स्ट्रेटजी, यार ये तो बहुत क्रिटिकल है, यही तो होता है ग्रोथ स्ट्रेटजी और ग्रोथ कैपेबिलिटी, यही दोनों चीजें हमें देखनी पड़ती हैं. भैया आप देखो, वी हैव द, इफ अ कंपनी हैज ग्रोथ स्ट्रेटजी, ठीक है जी, और उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है, स्ट्रेटजी के साथ ग्रोथ कैपेबिलिटी नहीं है, तो सारी बसड़ है. थ्योरी आप लोग को इसीलिए ढंग से पढ़नी बहुत जरूरी है. एनी हाउ, ये जो ग्रोथ कैपेबिलिटी ग्रोथ स्ट्रेटजी ये दोनों होता है वैसे, ठीक है. प्रोडक्ट इनोवेशन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कॉस्ट कटिंग मेजर्स, इंक्रीज सेल्स, ये तो नहीं है भाई, ऐसा नहीं है. हाँ, कॉस्ट कटिंग इज इंपॉर्टेंट, इंक्रीज सेल्स इज इंपॉर्टेंट, बट ये दो सबसे ज्यादा क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है. प्रोडक्ट इनोवेशन भी जरूरी है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी जरूरी है, बट ग्रोथ कैपेबिलिटी ग्रोथ स्ट्रेटजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि भाई आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए और स्ट्रेटजी भी होना चाहिए. एक है दूसरा नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी. इसके बाद इन्फ्लेशनरी कंडीशन, यार इन्फ्लेशन हो रहा है, अच्छा तो क्रेडिटर्स जो है आर रिक्वायर कर रहे हैं XYZ को हिस्टोरिकल कॉस्ट डेट इक्विटी रेशियो. तो अगर आपकी हिस्टोरिकल डेट इक्विटी रेशियो स्टे कांस्टेंट रहेगी तो इन्फ्लेशन से यार सिचुएशन ये हो जाएगी, फिर तो ग्रोथ रेट कम हो जाएगा, सस्टेनेबिलिटी होगी नहीं. तो रिड्यूसेस नीड फॉर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, नहीं भाई एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की नीड तो अब है, क्या करें अगर आपको ग्रो करना है और अच्छे से. तो इंक्रीजेस सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, नहीं इंक्रीज नहीं होता भाई, डिफ्लेशनरी कंडीशन में हो सकता है, इन्फ्लेशनरी कंडीशन में नहीं हो सकता, ठीक है जी. सस्टेनेबल ग्रोथ रेट बाय लोअरिंग कॉस्ट इंक्रीज कर सकते हैं. यार देखो भाई लोअरिंग कॉस्ट कैसे करेंगे अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो. अच्छा, लोअर सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, ये तो क्लियर है, बिल्कुल सही बात है, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट कम हो जाएगा. इट हैज नो इफेक्ट ऑन द कंपनीज ग्रोथ रेट, कैसी बातें कर रहे हो, इन्फ्लेशन से भाई परचेजिंग पावर डाउन जाती है और उस वजह से नुकसान तो होगा ही होगा, ग्रोथ रेट डाउन जाएगा. एनीहाउ, अब जरा केस स्टडी देख लेते हैं.
XYZ लिमिटेड एक मीडियम साइज कंपनी, बहुत अच्छी बात है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में है, एक्सपीरियंस कर रहे हैं स्टेडी ग्रोथ, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कंपनी की मैनेजमेंट कंसर्न है बैलेंसिंग रैपिड ग्रोथ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, भाई रैपिड ग्रोथ रहे साथ में लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी रहे, ग्रोथ के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी, सिर्फ ये नहीं कि ग्रो करते जाए और सस्टेन ना कर पाए तो गड़बड़ हो जाएगी। In the past year, XYZ के growth objectives have led to aggressive expansion plans. ये aggressive expansion कर रहे हैं, यहां पर था ना कुछ aggressive expansion कर रहे हो, ठीक है जी, क्विकली कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, कहते हैं बट द मैनेजमेंट नाउ रियलाइजेस दैट सच ग्रोथ माइट नॉट बी फाइनेंशियली सस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन में नहीं हो पाएगा। दिस इज कंसर्न हाउ टू मेंटेन द कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ इन मीटिंग एम्बिशियस ग्रोथ टारगेट्स। तो सिंपल सी बात है, अभी तक तो यही लग रहा है कि भैया आप अगर बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी ग्रो करने की कोशिश करोगे, क्विकली ग्रो करने की कोशिश करोगे, तो लिक्विडिटी इश्यूज आ सकते हैं क्विक एक्सपेंशन से। CFO ऑफ XYZ हाईलाइट कर रहे हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, बहुत समझदार इंसान है CFO। द कंपनी नाउ नीड्स टू इंश्योर करना चाह रहे हैं ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज टू अलाइन विद द ग्रोथ गोल्स, बिल्कुल ठीक है, आपको ऑपरेशन फाइनेंशियल पॉलिसीज को अलाइन करना पड़ेगा ग्रोथ के गोल्स के साथ। कहता है XYZ मस्ट अवॉइड एक्सपैंडिंग टू क्विकली, हाँ ये हो गया ना जल्दी, नहीं तो उससे क्या है, इट कैन स्ट्रेन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लीड टू एक्सेसिव बोरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर बहुत जल्दी करेंगे तो बहुत ज्यादा बोरो करना पड़ सकता है और स्ट्रेन फाइनेंशियल रिसोर्सेज कर सकता है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये स्ट्रेन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये लिक्विडिटी प्रॉब्लम वाला ही करेक्ट आंसर है, ओवर एक्सपेंशन से बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, अगर डेट का कुछ दिया होता है तो बहुत ज्यादा डेट भी लेना पड़ेगा, ये भी एक खतरा है। Moreover, the management must also consider long-term implication of resource consumption, कि भी रिसोर्स कैसे कंज्यूम हो रही है, particularly in renewable energy industry where sustainability is the key to both current and future stakeholders। देखो भाई, सिंपल सी बात है, सस्टेनेबिलिटी के लिए कई बार ऐसा होता है ना, ऑयल कंपनीज कहती हैं भैया हेलो ऑयल बचाओ, अपनी गाड़ी को जो है रेड लाइट पे बंद कर दो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। The XYZ also realizes that it needs to focus on building growth capabilities alongside the growth strategy without necessary infrastructure. But obviously बात है, अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, ये दोनों चीज चाहिए ना हमें, ग्रोथ कैपेबिलिटी भी चाहिए और ग्रोथ स्ट्रेटजी भी चाहिए। The company's efforts to achieve long-term sustainable growth could be in jeopardy. But obviously बात है, तो ये अगेन आपका जो है ग्रोथ कैपेबिलिटी और ग्रोथ स्ट्रेटजी दोनों क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। फर्दरमोर द कंपनी इज अवेयर ऑफ द रिस्क ऑफ रिलाइंग टू मच ऑन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, अगर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पे बहुत ज्यादा रिलाइज करेंगे, मतलब जो है रिलाई करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। द नीड फॉर बैलेंस बिटवीन द मेंटेनिंग सफिशिएंट इक्विटी एंड मिनिमाइजिंग डेट, तो बट ऑब्वियसली बात है बैलेंस करके रखना पड़ेगा कि भाई इंटरनली जनरेटेड फंड सबसे पहले अरेंज करो, फिर उसके बाद डेट जो है अपना फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो जो भी आपका डेट इक्विटी रेशियो पुराना चल रहा है उसी को मेंटेन करने की कोशिश करो। गिवन द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज कंसिडरेशन, XYZ मैनेजमेंट की टीम अब डिसाइड कर रही है ग्रोथ स्ट्रेटजी, फाइनेंशियल पॉलिसीज दैट आर कंसिस्टेंट विद द सस्टेनेबल ग्रोथ रेट ऑब्जेक्टिव्स। तो पहली चीज तो कॉन्सेप्ट ऑफ जो सस्टेनेबल ग्रोथ है वो रॉबर्ट सी हिगिंस ने बताया था, ये बिल्कुल ठीक है। ये हैरी मार्कोविट्स ने मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी बताया था, विलियम शार्प ने जो है CAPM बताया था, और सिंगल इंडेक्स मॉडल, शार्प सिंगल इंडेक्स मॉडल बताया था, पोर्टफोलियो थ्योरी जैसा भी है वहां पे, और ब्लैक शॉल्स ने डेरिवेटिव्स की ऑप्शन वैल्यूएशन बताई थी, ठीक है जी। तो हेंस आपका द आंसर इज डी, करेक्ट। देन इसके बाद सस्टेनेबल ग्रोथ रेट जो रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम रेट ऑफ ग्रोथ दैट आप एडिशनल बोरिंग के बिना कर सकते हो, बट ऑब्वियसली बात है ये हमने देख ही लिया। देन केस सिनेरियो में क्विकली ग्रो करने से लिक्विडिटी ओवर एक्सपेंशन और साथ में डेट भी गड़बड़ हो सकता है, तो ये बी है, इसका भी आंसर बी है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला वाला ट्विन कॉर्नर स्टोर जो है वो आपके ग्रोथ कैपेबिलिटी, ग्रोथ स्ट्रेटजी, अगेन ये भी सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट देख लिया हमने। इन्फ्लेशनरी कंडीशंस आपका डेट इक्विटी रेशियो जो है अगर स्टे कांस्टेंट रहेगा तो आपका ग्रोथ रेट जो है वो लोअर हो जाएगा, ये बट ऑब्वियसली बात है, ये हम लोगों ने देख लिया, ये रहा लोअर हो जाएगा, सी पार्ट, एंड दैट फिनिशेस ऑफ दिस केस सिनेरियो। अब बढ़ते हैं आगे। ओके गाइस, नाउ कुछ प्रैक्टिकल फिगर्स दी हुई हैं, ठीक है, बैलेंस शीट दिया हुआ है, इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है, सीधा रिक्वायरमेंट पे आते हैं। द डायरेक्टर ए इज टॉकिंग अबाउट, क्या पता यार, डायरेक्टर ए यहां पे कुछ कह रहा है, डायरेक्टर बी इज टॉकिंग अबाउट, डायरेक्टर बी यहां कुछ कह रहा है, डायरेक्टर सी इज टॉकिंग अबाउट, डायरेक्टर सी यहां कुछ कह रहा है, ठीक है जी, देखते हैं। फिर इफ वी गो बाय द प्रपोजल ऑफ डायरेक्टर सी,
then approximately dash fund shall be raised in the form of equity and debt, assuming that the dividend is proposed. जो डायरेक्टर ए ने डिविडेंड जितना प्रपोज किया है, पेड आउट ऑफ असेट्स करंट लायबिलिटीज आर इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन एज इंक्रीज इन सेल्स. ठीक है जी, चलो ये तो फाइनेंशियली कैलकुलेशन वाला है. तो सबसे पहले देखो भाई हमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है. तो डायरेक्टर ए डायरेक्टर बी किस बारे में बात कर रहा है? इंटरनल ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ, एक्सटर्नल फंड रिक्वायर्ड, या जो है एक्सटर्नल ग्रोथ रेट. लेट्स सी वन बाय वन. सबसे पहले इन द रीसेंट बोर्ड मीटिंग एनलिमिटेड के फाइनेंशियल्स दिखे हमें 31 मार्च 2025 के, और बैलेंस शीट हमें दिया हुआ है 31/3/2025 का. इक्विटी कैपिटल दिया हुआ है 10% बॉन्ड, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये सारी करंट लायबिलिटी है, राइट. अदर एक्सटर्नल करंट लायबिलिटी एज द केस में भी ये 10% बॉन्ड्स दिए हुए हैं. ठीक है, जैसे आप बोलो बॉस. तो ये हमारे लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल फाइनेंस है और ये हमारी करंट लायबिलिटीज है. दीज आर ऑल करंट लायबिलिटीज. चलो, ये तीनों हमारे करंट असेट्स है, कैश, सन्ड्री क्रेडिटर्स और क्लोजिंग स्टॉक. फिक्स असेट्स तो फिक्स असेट्स है. इनकम स्टेटमेंट में सेल्स ही हुई है, सेल्स के साथ सीओजीएस, मटेरियल, वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स माइनस करके जीपी आ गया. जीपी में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट माइनस किया, ईबीआईटी आ गया. ईबीआईटी में से इंटरेस्ट चार्ज माइनस किया. इंटरेस्ट चार्ज जो है इसमें 9,92,000 में 9,200 है, तो 10% इंटरेस्ट हो गया एज द केस में भी. ठीक है, ईबीटी आ गया. ईबीटी में से फिर टैक्स माइनस किया 50%, ईएटी या पीएटी आ गया. ठीक है, बढ़िया, हमें ये दिया हुआ है. और बताओ. Okay guys, डायरेक्टर ए क्या कह रहा है? डायरेक्टर ए said that the company can maintain a certain growth even though net profit margin remain constant. तो आपका net profit ratio constant रहेगा. ओके, और बताओ. assets increase करेंगे in proportion to sales. ओके, total assets turnover ratio, आपके total assets उस हिसाब से ही बढ़ेंगे जैसे आपकी सेल्स बढ़ रही है. एंड इट डिस्ट्रीब्यूट्स 30% ऑफ नेट प्रॉफिट. सो डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 30% है तो रिटेंशन रेशियो या बी जो है वो 70% हो गया. ओके, ग्रेट. कहता है टू मेंटेन, रिटेंशन रेशियो 70% है, टू मेंटेन इट्स ग्रोथ रेट इट विल नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल फंड्स. ओके, कह रहा है हमें एक्सटर्नल फंड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. एक्सटर्नल फंड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके भाई, हमें तो फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो या डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन करना होता है वैसे कायदे से. तो एक्सटर्नल फंड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, मींस इंटरनली जनरेटेड फंड्स पे हम रिलाई करने की सोच रहे हैं. तो डायरेक्टर ए इज टॉकिंग अबाउट व्हाट? डायरेक्टर ए इज टॉकिंग अबाउट इंटरनल ग्रोथ रेट ओनली. सस्टेनेबल ग्रोथ की बात नहीं कर रहा, वो इंटरनल ग्रोथ की बात कर रहा है, क्योंकि वो एक्सटर्नल फंड्स को तो मना ही कर रहा है. सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं, एक्सटर्नल फंड्स रिक्वायरमेंट नहीं, एक्सटर्नल ग्रोथ रेट नहीं, नो, सिर्फ इंटरनल ग्रोथ रेट. ओके, जैसे आप बोलो बॉस. डायरेक्टर बी प्रपोज्ड दैट जस्ट बाय मेंटेनिंग टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर. ओके, डायरेक्टर बी ने क्या कहा? जस्ट बाय मेंटेनिंग आपका टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर, जो भी आपका डेट इक्विटी है ना, ये जो डेट इज टू इक्विटी, ये जो डेट इज टू इक्विटी है वो देख लेंगे हम लोग. तो जो भी आपका डेट इक्विटी है उसको मेंटेन करते हुए विदाउट एनी एडिशनल इक्विटी, बाहर से एक्सटर्नल फाइनेंस नहीं अरेंज करना, आपको अपना डेट इक्विटी मेंटेन करके चलना है. इसका मतलब आपका टोटल असेट्स सेल्स, टोटल असेट्स इन रिलेशन टू इक्विटी, ये भी आपका जो है सेम है. ठीक है, इसे इक्विटी मल्टीप्लायर कहा जाता है. तो नेट प्रॉफिट या पीएटी डिवाइड बाय सेल्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय सेल्स अपॉन टोटल असेट्स इनटू टोटल असेट्स डिवाइड बाय इक्विटी. तो मैथमेटिकली अगर आप देखोगे तो ये आरओई आ गया. दिस इज आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, राइट. और फिर रिटर्न ऑन इक्विटी, दिस इज आरओई इनटू बी अगर कर दोगे तो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट आ जाता है. तो ये किसकी बात कर रहा है? जी इज इक्वल टू बी इंटू आर की बात कर रहा है. ही इज टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, नॉट इंटरनल, क्योंकि ये कह रहा है अपनी फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो मेंटेन करके रखेंगे, मेंटेन करेंगे अपना टारगेट डिविडेंड पे आउट रेशियो, दैट इज 17% हम रिटेंशन रेशियो रखेंगे. तो डायरेक्टर ने जो कहा है 30% पे आउट करो. तो ग्रोथ आप ऑब्वियसली सिर्फ इंटरनली जनरेटेड फंड्स नहीं, आप डेट भी अरेंज करो जितना आपको अरेंज करना है, फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो मेंटेन करके रखो. तो ये सस्टेनेबल ग्रोथ रेट की बात कर रहा है. डायरेक्टर ए भी हो गया, डायरेक्टर बी भी हो गया. अब डायरेक्टर सी की बात करते हैं. डायरेक्टर सी कहता है यार मैं अग्री कर रहा हूं, डायरेक्टर ए कह रहा है 30% डिविडेंड जो है पे कर रहे हैं वो ओके है. डायरेक्टर बी कह रहा है कि भाई डेट भी ले लेना चाहिए, लेकिन एक चीज है, कमिंग ईयर में इट इज एक्सपेक्टेड कि सेल्स जो है लाइकली है कि 15% बढ़ सकती है. इसका 115% हो जाएगा अगले साल में, इसका 115% हो जाएगा.
हेंस अगर हमें ये करना है तो हमें इक्विटी शेयर्स भी इशू करने पड़ सकते हैं, हमें बॉन्ड्स डिबेंचर्स भी लेने पड़ेंगे, ठीक है जी। हमें सेम ग्रोथ रेट इन सेल्स चाहिए, तो हमें, अगर ये वाली चीज है प्लीज ध्यान दीजिएगा, तो हमें बॉन्ड्स डिबेंचर्स भी इशू करने पड़ेंगे और इक्विटी शेयर्स भी इशू करने पड़ेंगे। तो ये कह रहे डेट भी अरेंज करो और एक्सटर्नल इक्विटी की भी जरूरत पड़ती है तो वो भी अरेंज करो। तो डायरेक्टर सी किस बारे में बात कर रहा है, वो कह रहा है एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी, डेट भी लो और इक्विटी भी लो। एज द केस में एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ की नहीं, इंटरनल ग्रोथ की नहीं। वो कह रहा है हमें 15% ग्रोथ होगी टोटल, तो एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट अरेंज करो एज द केस में भी। नाउ इफ वी गो बाय द प्रपोजल ऑफ डायरेक्टर सी, क्योंकि 15% हमारी जो है एज द केस में भी सेल्स बढ़ने की उम्मीद है, हमारी सेल्स जो है इसका 115% हो जाएगा एज यू से। कहता है देन अप्रोक्सीमेटली हमारे फंड्स कितने रेस करने हैं डेट और इक्विटी से, मींस एक्सटर्नल फंड्स रिक्वायर्ड कितना चाहिए होगा, ईएफआर एक्सटर्नल फंड्स रिक्वायर्ड कितना चाहिए होगा। कहता है अज्यूमिंग दैट द डिविडेंड इज प्रपोज्ड बाय डायरेक्टर ए, डिविडेंड वो कह रहा था 30% दो, मींस रिटेंशन रेशियो 70% होगा, ओके। एंड असेट्स करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रहे हैं सेम प्रोपोर्शन टू द सेल्स। भाई सेल्स अगर 15% बढ़ रही है तो ये भी इसका 115% हो जाएगा, मींस बेसिकली सिंपल सी बात है ना, आप ऐसे कह दो 115% की जगह ऐसे कह देते हो ना प्लस 15% होगा, सेल्स भी प्लस 15% होगी, हमारे टोटल असेट्स भी प्लस 15% होंगे और हमारी करंट लायबिलिटीज भी प्लस 15% होगी। तो देखो हमारे टोटल असेट्स कितने हैं, हमारे टोटल असेट्स हैं 7,70,000 और हमारी करंट लायबिलिटी का टोटल करते हैं 66,000, 88,000 और 44,000। अब इनको एक काम करते हैं, सबको सम अप करते हैं। भाई मेरे टोटल एसेट्स कितने हैं 7,70,000 जैसे आप बोलो। नेक्स्ट, फिर इसमें हमारा जो है ये हमारे असेट्स एज द केस में भी बढ़ जाएंगे, तो हमारे असेट्स जो है लेट मी जस्ट टेल यू, हमारे असेट्स 7,70,000। एक्सटर्नल फंड्स रिक्वायरमेंट की अगर बात कर रहे हैं ना, तो सिंपल सी बात है, आप ये समझो कि हमें 15% ऑफ जो भी टोटल असेट्स है वो चाहिए। इस टोटल असेट्स का 15% भाई जितना भी हमें चाहिए, करंट लायबिलिटी का भी हमारा 15% जो है वो बढ़ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आपकी करंट लायबिलिटी में कौन कौन है, सिंडिकेटर्स, बिल्स पेबल और अंदर करंट लायबिलिटीज है। तो इतना तो माइनस सिंडिकेटर्स, बिल्स पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज, इतना तो आप 15% तो यहीं से फाइनेंस कर लोगे। तो जितने एसेट्स बढ़ेंगे उतनी करंट लायबिलिटी भी बढ़ेगी, साथ में हमें जितना भी हमारा पीएटी होगा, एक्सपेक्टेड पीएटी है जी, हमारा एक्सपेक्टेड पीएटी जितना भी होगा, एक्सपेक्टेड पीएटी कितना होगा, एक्सपेक्टेड पीएटी नेक्स्ट ईयर विल बी, देखो भाई अभी हमारा पीएटी सिंपल सी बात है, अगर हमारी सेल्स प्लस 15% होगी तो हमारा जीपी प्लस 15% होगा। हमारा भाई खर्चे भी उस हिसाब से, सब करंट लायबिलिटीज भी बढ़ रही हैं, सब चीजें 15% बढ़ रही है, तो ये भी प्लस 15% होगा। डेट भी हम प्लस 15% ले आएंगे तो इंटरेस्ट भी हमारा प्लस 15% हो जाएगा, टैक्स भी प्लस 15% हो जाएगा और ये हमारा पीएटी भी प्लस 15% हो जाएगा। मींस मैं इसे कह सकता हूं मेरा जो एक्सपेक्टेड ईएटी नेक्स्ट ईयर है और करंट पीएटी का 115%, एक ही बात है। इसमें हम लोगों ने रिटेंशन रेशियो या 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो 30% या 0.3, तो रिटेन कितना करेंगे 70% करेंगे, तो इतना हमें इंटरनली जनरेटेड फंड्स हो जाएगा, बाकी एक्सटर्नल फाइनेंस हो जाएगा। समझो जरा बात को, देखो भाई हमारे अगले साल में 15%, 15% हमारे टोटल एसेट्स बढ़ने हैं, हमारे टोटल एसेट्स 7,70,000 बढ़ने हैं। ग्रेट, अब हमारे सन्डी क्रेडिटर्स 66,000, 88,000 बिल्स पेबल इतने हैं, 66,000, 88,000 और अदर करंट लायबिलिटीज भी हमारी कितनी 44,000। तो गाइज ये हमारा जो है ना, इतना ये सब टोटल एसेट्स में से ये वाली करंट लायबिलिटीज अगर हम लोग माइनस कर देते हैं, टोटल एसेट्स में से अगर हम करंट लायबिलिटीज माइनस कर देते हैं, भाई इसका 15% हमें बढ़ाना है, इसका 15% ऑलरेडी करंट लायबिलिटी से फाइनेंस हो जाएगा। इसमें से फिर हमारे एक्सपेक्टेड पीएटी कितना होगा, इस साल का हमारा पीएटी कितना था 61,600 था। ग्रेट, तो 61,600 का 115% अगले साल पीएटी होगा, इसमें से
इंटू 1 माइनस 0.3 या 70% कह सकते हो आप, जो है हम लोग रिटेन करेंगे। तो बाकी हमें एक्सटर्नल फाइनेंस चाहिए होगा। तो एक्सटर्नल फाइनेंस कितना चाहिए होगा, देखो जरा मैथमेटिकली, लेट अस सी। 7,70,000 माइनस 66,000 माइनस 88,000 माइनस 44,000, ये हमें जो है टोटल फाइनेंस हमें अरेंज करना है। इसका 15% इतना हमें अरेंज करना है। ग्रेट, इसको मैं मेमोरी में डाल देता हूं। अब हमें अगले साल में 61,600 का 1.15, इसका इतना हमें कमाई आएगी। इसका 70% हम लोग रिटेन करेंगे, मींस 49,588 रिटेन करेंगे। मेमोरी माइनस किया तो हमें कितना, 36,212 एक्सटर्नल फाइनेंस चाहिए होगा। एक्सटर्नल फाइनेंस कितना चाहिए होगा, दिस इज EFR, एक्सटर्नल फंड्स रिक्वायर्ड इज 36,212। ऑब्वियसली सारी चीजें थाउजेंड्स में चल रही हैं, तो द आंसर इज 36,212,000 एंड दैट फिनिशेस ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे। ओके गाइस, एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी हो जाए जल्दी से। मिस्टर एक्स सबमिटेड द फॉलोइंग डेटा, बताओ भाई, उन्होंने टोटल एसेट्स हमें बता दिए कितने हैं भाई, 250, जैसे आप बोलो। टोटल लायबिलिटीज इज 220, टोटल एसेट्स में से अगर टोटल लायबिलिटी हटाते हैं तो हमारा उस केस में जो है, अगर आप देखोगे भी टोटल एसेट्स में टोटल लायबिलिटी, तो हमारा इक्विटी आ जाता है कितना, 30, जैसे आप बोलो। नेक्स्ट और बताएं। फिर नेट इनकम हमारी 12 है, जैसे आप बोलो। डिविडेंड पेमेंट जो है, इसमें से इतना पेमेंट कर रहे हैं, डिविडेंड 12 में से 4.5 पे कर रहे हैं। तो अगर आपने डिविडेंड पे आउट करना है, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू 4.5 डिवाइड बाय 12 into 100 is equal to, this is coming to 4.55 into divide by 12 is 37.5%. तो रिटेंशन रेशियो विल बी 62.5%, जैसे आप बोलो बॉस। सेल्स हमारी कितनी है, 100 है, जैसे आप बोलो। तो सेल्स अगर हमारी 100 है, नेट इनकम अगर 12 है, तो नेट प्रॉफिट रेशियो अगर आपने निकालनी हो तो नेट प्रॉफिट रेशियो इज 12%, एनपी रेशियो एज द केस में भी। नेक्स्ट, मिस्टर एक्स, जैसे आप बोलो भाई, वो कहता है मिस्टर एक्स जो है wants to know to what extent sales can be increased without going for additional borrowing by using sustainable growth rate concept। बड़ी सिंपल सी बात है, देखो मेरी बात सुनो। सिंपल सी बात, आप क्या कहते हो, G इज इक्वल टू B इंटू आर। बी रिटेंशन रेशियो तो मेरा 62.5% आ गया, और R मींस ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। कैसे निकालोगे रिटर्न ऑन इक्विटी, आप ऐसे निकाल सकते हो, जो हमारी अर्निंग्स है, नेट प्रॉफिट है, वो कितना है, 12 है, डिवाइड बाय हमारा इक्विटी जो है वो कितना है, 30 है, इंटू 100 कर लो, तो ये 40% हो गया। ठीक है जी। सो दिस इंटू 40%, 62.5%, ओके, -1, 62.5% मल्टीप्लाइड बाय 0.4 इज इक्वल टू 25% सस्टेनेबल ग्रोथ रेट हो जाएगा। अब आप इसकी प्रेजेंटेशन जैसे मर्जी करो भाई, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट हमारा 25% हो जाएगा। तो हमारी सेल कितनी हो जाएगी अगले साल में विदाउट एक्सटर्नल बोरोइंग, अभी 100 थी, 125 हो जाएंगी। एंड दैट इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप you are finding this easy and interesting. Take care. God bless you all.